Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Agha Shahryar Khan. I welcome to all of you once again on the platform of CSS Brindwi, and particularly in our analysis of CS 2022 written result. For those who do not know me, my short introduction is I belong to the 48 CTP and allocated in Pakistan Audit and Account Service, and currently working as Assistant Accountant General in AGC. So this is the analysis of CS 2022 written result. सबसे पहले what is the purpose behind conducting this session? हर चीज के करने का एक पर्पस होता है, और इस चीज के करने का पर्पस क्या है, and it is a free session for all of you. So the only purpose is to highlight the mistakes and blunders committed by the students in CSS 2022, particularly in 2 and 3 subjects, so that those who are going to take the exam of CSS 2023 shouldn't repeat these kinds of blunders and mistakes. सिर्फ एक ही पर्पस होता है, कभी भी जब भी हम रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि उन गलतियों से सीखें और वो गलतियां जाकर हम रिपीट ना करें। ठीक है, देखिए सबसे आसान तरीका तो यही है कि बंदा रिजल्ट देखने के बाद कह दे कि जी पाकिस्तान अफेयर्स का जो है वो पेपर हिट हो गया, एसए का पेपर हिट हो गया, आईआर का हिट हो गया, सोशियोलॉजी का हो गया, जेंडर का हो गया। इट इज़ ईजी टू से दैट, और अपनी जान छुड़ा लें कि जी मैंने तो बड़ा अच्छा लिखा था और पेपर जो है वो हिट हो गया। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। होता क्या है कि वो पेपर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स और ट्रेडिशनल पेपर से थोड़ा मुश्किल आता है, थोड़ा डिफरेंट आता है। हमारे बच्चे उस पेपर को समझ नहीं पाते हैं। दे रोट जर्नलाइज आंसर्स इंस्टेड ऑफ व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, और फिर एट द एंड जो रिजल्ट है, जो इवेल्युएशन है, वो भी जाहिर बात है सख्त होती है, और फिर जो आपके मार्क्स हैं वो बहुत लोअर साइड के ऊपर होते हैं ओवरऑल। तो उससे हम बोल देते हैं हिट हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप उन पेपर्स को भी हम इंशाल्लाह हम देखेंगे वन बाय वन, उसमें मैं आपको चीजें बताऊंगा जिन बच्चों ने उस तरह की चीजें लिखी हैं, दे स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, दे गेट गुड मार्क्स ऑन दोज सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आज का पूरा मकसद यह है कि हम रिजल्ट को एनालाइज करें, खासतौर पे वो सब्जेक्ट जिसमें मार्क्स कम आए हैं, देखें क्यों आए हैं, और अगर आप उन पेपर्स को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। फिर एट द एंड कुछ पॉइंट्स जिनके ऊपर आपसे बात होगी, और फिर इंशाल्लाह सेशन को रैप अप करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन during the session, kindly ask in the chat box. Inshallah I will answer your question, and in the end I will give you 5 to 10 minutes to unmute yourself as well. So जी सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होगी? एनालिसिस ऑफ द फ्यू डीएमसीज। मेरे पास काफ़ी डिटेल मार्क्स शीट्स मौजूद हैं, ठीक है, काफ़ी बच्चों की मौजूद है। उनमें से कुछ बच्चे जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे या जिनसे मुझे बड़ी उम्मीद थी, उनकी मैं आपको डीएमसीज दिखाऊंगा कि कहाँ पर लैकिंग हुई है। उनकी डीएमसी ज़रा देखेंगे, फिर देखेंगे कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर बात करनी चाहिए सेशन में। ऑल ऑब्वियसली वी कैन नॉट डिस्कस ऑल 12 सब्जेक्ट्स पेपर इन अ सिंगल सेशन। हम जारी बात है, हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है 50 से 60 मिनट्स का, तो हम तमाम 12 पेपर डिस्कस नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई 3 से 4 पेपर मैंने सिलेक्ट किए हैं जिनके जो ट्रेडिशनल ज़बान में हिट हुए थे, क्यों हुए थे, उसके ऊपर बात करेंगे। एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है, ऐसे है, इंग्लिश कंपोजिशन है, सोशियोलॉजी, और फिर कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको बातें बताई जाएंगी ताकि आप ये गलतियां ना दोहराएं, और फिर इंशाल्लाह कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं जी एनालिसिस ऑफ द डीएमसीज। कुछ डीएमसीज आपके साथ आपको दिखानी है उन बच्चों की जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अगर उनके पेपर फेल नहीं होते तो जो है वो यहाँ पर जो है वो अच्छे खासे अपनी पहली एलोकेशन में, ये एक स्टूडेंट की डीएमसी, ऑल दो मैं नाम, रोल नंबर या सीएनआईसी कभी भी नहीं दिखाता, ना स्टूडेंट का नाम लूंगा। अब आप ये देखें, ये भी जो भी बच्चा है या बच्ची है, इसके टोटल 597 नंबर हैं। इंग्लिश एसे और कंपोजिशन के नंबर हटा दें, यानी अगर इसमें मैं इंग्लिश कंपोजिशन के नंबर ऐड कर लेता हूँ 38, तो ये तकरीबन 6 जो है वो 35 बन जाएंगे। और अगर ऐसे भी ये क्वालिफाई कर जाता तो ये तकरीबन 680 नंबर्स बन जाते, एंड ही एंड शी इजीली गॉट हिज और हर फर्स्ट प्रेफरेंस। बट तबाही कहाँ पर आई? 2 नंबर से इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर, ऐसे अगेन स्लॉटर हुआ 9 नंबर से। फिर अगर आप फर्दर मार्कशीट को एनालाइज करें तो पाकिस्तान अफेयर्स में 14 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं,
और सोशोलॉजी में 41। एक बंदा जो मर्केंटाइल लॉ में 89 स्कोर कर रहा है, जेंडर स्टडीज में 77 स्कोर कर रहा है, ऑब्वियसली सी बात है उसकी सोशोलॉजी बहुत अच्छी होगी, बट अगेन ऑन द लोअर साइड है सोशोलॉजी में भी स्कोर। बट पाकिस्तान अफेयर्स के अगर आप नंबर देखें तो 14। तो अगेन 2 अंग्रेजी के पेपर, ठीक है, और फिर पाकिस्तान अफेयर्स और कंपोजिशन। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपने हर सेशन में कहता हूँ, अपनी हर सुपर क्लास में कहता हूँ, अपने हर कॉम्प्रहेंसिव बैच में कहता हूँ कि ये 2 अंग्रेजी के पेपर एक तरफ और बाकी के 10 सब्जेक्ट एक तरफ। मैं अपनी भी एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब तैयारी करता था तो हर मेरे सब्जेक्ट की एक फाइल होती थी ना, यहाँ पर अभी तक पड़ी होगी, इस तरह की एक फाइल में बनाता था जिसमें नोट्स वगैरह रखता था। तो अगर आप मेरी एसए की फाइल का साइज देखें ना, तो वो तमाम 10 सब्जेक्ट की फाइल के साइज से उसका साइज बड़ा था, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अंग्रेजी के 2 पेपर आपको रेस में वो लाइन क्रॉस करवाएंगे, बाकी सब्जेक्ट विल डिसाइड योर स्टैंडिंग इन दिस कंपटीशन, बट पास या फेल आपको वो जो 2 अंग्रेजी के पेपर है वो डिसाइड करेंगे। अब देखें ना, यहाँ पर अगर इनके बाकी में स्कोर कम भी होता और अगर ही और शी क्वालिफाइड दिस बोथ इंग्लिश एग्जाम, तो ये आज सीएसपी का टैग भी हो रहा होता और इनको किसी न किसी ग्रुप में अच्छी एलोकेशन भी मिल जाती। बट अगेन अब आप देखें 89 इन मर्केंटाइल लॉ, 77 इन जेंडर स्टडीज, 63 इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेंसी में भी ओवरऑल अच्छे नंबर हैं, 83 इन जनरल साइंस एंड एबिलिटी, 62 इन इस्लामियात। आउटस्टैंडिंग स्कोर्स हैं, ये बहुत आउटस्टैंडिंग स्कोर्स हैं, बट अगेन वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाए क्योंकि आपका अंग्रेजी का पेपर जो है वो रह गया। ये एक स्टूडेंट की मिसाल है। ऐसे ही मैं जिनकी अच्छी अच्छी वो है, क्या कहते हैं, डीएमसीज, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनके नंबर्स काफी मुझे बेहतर लगते थे। अब ये देखें 618, ठीक है ना। अगर आप इनके भी नंबर जो भी हैं, अगर आप इनके भी नंबर्स ऐड करें तो अगेन ही और शी गॉट इज फर्स्ट प्रेफरेंस, अगेन एसए 16 मार्क्स। अगर बाकी में फॉर एग्जांपल अगर ये हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान में थोड़ा सा कम भी पढ़ लेते, 55 नंबर आ जाते, या क्रिमिनोलॉजी में 63 की जगह 50 नंबर आ जाते और ऊपर से एसए पास हो जाता, तो अगेन वो लाइन क्रॉस हो जाती। अगेन पाकिस्तान अफेयर्स 19 इंग्लिश एसे, पाकिस्तान अफेयर्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं कि जो जिसमें नंबर्स कम है, बट अगेन एसे फेल है तो आप पूरी लाइन से बाहर चले गए। अगेन एसे इज की, ठीक है ना। इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश कंपोजिशन पे अभी भी मैं आप लोगों को बोलूँगा, अभी भी वी हैव 1 मंथ लेफ्ट इन CSS 2023। काइंडली आप अपने एसे के ऊपर जो है वो ज़रूर फोकस करें। एक और आपको डीएमसी दिखाऊंगा फिर हम आगे चलेंगे। ये देखें जी, 581 मार्क्स, सिवा अगर ऐसे और आप कंपोजिशन के नंबर भी जोड़ ले तो अगेन 640 तक ये नंबर्स चले जाएंगे। अगेन आपके सामने है इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश कंपोजिशन ही बच्चों को जो है वो पास होने से यहाँ पर रोक रहा है। और फिर दूसरा सब्जेक्ट जो यहाँ पर हिट होते हुए हमें नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान अफेयर्स है और सोशोलॉजी है, जिसने जिसने बच्चों के अगेन जो है वो नंबर्स कम। यहाँ पर अगेन ये भी एक मार्क्स डीएमसीज है जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। एक और थी जिनके ऊपर मैंने नाम वगैरह क्रॉस कर, ये देखें जी 586 वाली, अगेन इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश कंपोजिशन यहाँ पे हिट होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अफेयर्स अगेन ऑन द लोअर साइड है और सोशोलॉजी अगेन ऑन द लोअर साइड है। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर अभी हमने इंशाल्लाह यहाँ पर बात करनी है, ठीक है जी। तो एनालिसिस ऑफ डीएमसीज यहाँ पे और 100, मेरे पास बहुत सारी डीएमसीज पढ़ी है, जारी बात है सबको इतना टाइम तो नहीं है हम एनालाइज करें। तो यहाँ पर इस चीज़ से हमें 2 चीज़ें समझ में आ रही है। पहली चीज़ कि भाई पाकिस्तान अफेयर्स और सोशोलॉजी में नंबर क्यों कम है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और फिर दूसरी चीज़ कि भाई इंग्लिश एसे में आपने बहुत ध्यान करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा आपने जो है वो चीज़ों को सोच समझ कर काम करना है। अभी इंग्लिश ऐसे का पेपर आएगा, अगेन मैं उसमें भी आपसे चीज़ें डिस्कस करूंगा। मैं बताता हूँ सीमा लतीफ़, आपको बताता हूँ मैं, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर से कि भाई अचानक ऐसा क्या हुआ कि अ स्टूडेंट हु गेट 60 मार्क्स इन करंट अफेयर्स, but when you see the score of Pakistan affairs, he or she got just 15 marks, 9 marks, 8 marks, 7 marks। आखिर ऐसा हुआ क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर
फिर हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ऐसे का। सर ऐसे का बता दें प्लीज जी। पहले हम पाकिस्तान अफेयर्स का डिस्कस करेंगे, फिर हम ऐसे की तरफ जाएंगे, फिर इंग्लिश कंपोजिशन की तरफ जाएंगे और आखिर में सोशोलॉजी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर इसलिए बताना जरूरी है, काफी बच्चों की मार्कशीट मैंने ऐसे भी देखी जिनका ऐसे पास था, बट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स उनका जीके फेल हो गया। ठीक है, तो हम पहले पाकिस्तान अफेयर्स से पेपर से शुरू करेंगे, देन वी विल मूव टूवर्ड्स इंग्लिश ऐसे, देन इंग्लिश कंपोजिशन, और फिर हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशियोलॉजी की तरफ जाएंगे। इंग्लिश कंपोजिशन में भी मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा इन द बैकड्रॉप ऑफ CSS 2020 एग्जाम। तो जरा पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर देखते हैं। अ बिट डिफरेंट, ट्रेडिशनल पेपर नहीं था पाकिस्तान अफेयर्स का। अगर आप पिछले सालों के पाकिस्तान अफेयर्स देखें तो आपको उसमें इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे सवाल मिलेगा, हाइब्रिड वॉरफेयर के ऊपर सवाल मिलेगा, पॉपुलेशन के ऊपर सवाल मिलेगा, एजुकेशन के ऊपर सवाल मिलेगा, नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जो स्टेट एक्टर्स हैं उनके ऊपर आपको जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, गवर्नेंस के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। बट इस दफा पेपर जो है वो थोड़ा डिफरेंट आया। अब हमारे बच्चे क्या गलती करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स देता हुआ आगे इंशाल्लाह बढ़ूंगा, कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें कि डिस्कस द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 18th अमेंडमेंट, व्हाई क्रिटिसिज्म ऑफ 18th अमेंडमेंट स्टार्टेड रिसेंटली। अब बच्चे ने देखा कि भाई ये 18th अमेंडमेंट का सवाल है, उसने क्या किया, उसको 18th अमेंडमेंट के बारे में जो जो चीजें पता थी ना वो उसने लिख दी। यहां पर आपको मिस्टेक हो जाएगी, खासतौर पे ऐसे पेपर में जिस टाइम के ऊपर एग्जामिनर उसके ऊपर फोकस करके बैठा हुआ है कि इसमें मुझे जो एवोल्यूशन है या असेसमेंट है वो जो है वो मुझे इंटेंस करनी है, वो मुझे थोड़ी सी बच्चों को मतलब इजी नहीं रखना, उनको थोड़ी सा चेक करना है, ज़्यादा चेक रखनी है उस असेसमेंट के ऊपर और हार्श चेकिंग करनी है। तो जब आप इस तरह के जनरलाइज्ड आंसर लिखते हैं कि जो 18th अमेंडमेंट आया, चलो भाई 18th अमेंडमेंट के ऊपर मैं पूरा सवाल लिख कर आ जाऊँ, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना था, डिफाइन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 18th अमेंडमेंट। दो पार्ट हैं, एक में वो पाकिस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर पूछ रहा है 18वीं तरमीम के बाद, और दूसरे पार्ट में वो पूछ रहा है व्हाई क्रिटिसिज्म ऑफ 18th अमेंडमेंट स्टार्टेड रिसेंटली। दूसरे पार्ट में आपसे क्रिटिसिज्म पूछ रहा है, और जाहिर बात है जब क्रिटिसिज्म या चैलेंजेस पूछता है तो इट इज अ नेचुरल थिंग कि यू हैव टू प्रोवाइड सॉल्यूशन एज वेल इन द एंड। आपको सॉल्यूशन या रिकमेंडेशंस भी एंड में अपनी तरफ से देनी है। तो तीन पार्ट बन गए इसके। पहले में वो आपसे फेडरल स्ट्रक्चर पूछ रहा है 18th अमेंडमेंट के बाद क्या है, क्रिटिसिज्म क्या, और फिर आप सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको फेडरल स्ट्रक्चर नहीं पता कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट से पहले क्या था और 18th अमेंडमेंट में क्या चेंजेस आई फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर, किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हुई, किस तरह से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर किया गया, किस तरह से जो फेडरेशन का जो ट्रू स्ट्रक्चर है लेटर एंड स्पिरिट उसको बहाल किया गया, और फिर अभी 18th अमेंडमेंट पे क्रिटिसिज्म क्या है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता एंड यू जस्ट राइट 18th अमेंडमेंट के जी सबसे बिगेस्ट अमेंडमेंट है, इतनी सारी चीजें आई, ये हो गया, एनएफसी हो गया, फलाना हो गया, टीरा हो गया, और आप सिर्फ गपशप करेंगे, आपको वो स्ट्रेट 0 मार्क्स दे देगा। और यही हुआ है 2022 के पेपर में, स्ट्रेट 0 मार्क्स उसने जो है वो अवार्ड किए। काफी बच्चों को तभी दे स्कोर 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 10 मार्क्स, और फिर बोलते हैं हमारा पेपर इतना अच्छा हुआ। मैं अगर आपकी जगह हूं तो इस सवाल को क्या करूं, इंट्रोडक्शन लिखूं, फिर मैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर बताऊं बिफोर 18th अमेंडमेंट, कि भाई बिफोर 18th अमेंडमेंट जो है वो क्या फेडरल स्ट्रक्चर था 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भाई 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट थी, फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल। फिर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट दो तरह की थी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फिर एक कंकरेंट लिस्ट भी थी जिसके अंदर 47 सब्जेक्ट्स थे। लेकिन और ये भी लिखा गया था कि प्रोविंसेस जो रेजिडुअल पावर्स हैं वो प्रोविंसेस के पास हैं। ऐसा लगता है कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, हाउएवर इन द केस ऑफ ए क्लैश बिटवीन फेडरल लॉ एंड द प्रोविंशियल लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट, द फेडरल लॉ वाज टू प्रिवेल। कहने को तो फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी फेडरल लेजिस्लेशन और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर, तो कौन सी चीज जो है वो प्रेफर होगी, वो जो है वो फेडरल की बात मानी जाएगी। ठीक है,
फिर आर्टिकल 44 of the Constitution allow federal government to legislate even on the residual subject provided a specific request to this effect was made at least 2 provincial assemblies। और ये भी कहा गया कि फेडरल जो गवर्नमेंट है वो भी लेजिस्लेट कर सकती है प्रोविंशियल सब्जेक्ट के ऊपर अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए। अगेन सेंटर को पावरफुल किया गया, ठीक है, किसको पावरफुल किया गया? सेंटर को पावरफुल किया गया, यानी ट्रू लेटर इन स्पिरिट में आपकी फेडरेशन नहीं थी। 1 से 2 पैराग्राफ में पहले ये लिखूंगा कि भाई 1976 की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था स्ट्रक्चर, देन मैं 18th अमेंडमेंट के बाद आऊंगा कि भाई 18th अमेंडमेंट ने जो है वो क्या किया। 18th अमेंडमेंट ने जो है कंकरेंट लिस्ट खत्म ही कर दी और कंकरेंट लिस्ट के जितने सब्जेक्ट्स थे वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में डिवॉल्व कर दिए। सिर्फ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 बना दी और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 बना दी। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 में सेंटर के पास पावर है को लेजिस्लेट करे, फेडरल लेजिस्लेटिव 2 में सीसीआई के पास पावर है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास है, वो लेजिस्लेट करे। और उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स थे सबको उसने डिवॉल्व कर दिया किसके ऊपर? प्रोविंसेस के ऊपर। यहाँ पे मैंने शायद लिखा हुआ भी है कि ओवरऑल 17 मिनिस्ट्रीज, 174 फंक्शन एंड 116 ऑर्गेनाइजेशन वाज आइदर क्लोज और ट्रांसफर टू द प्रोविंसेस आफ्टर द पैसेज ऑफ 18th अमेंडमेंट। फिर आर्टिकल 140A के तहत लोकल गवर्नमेंट की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, इस्टेब्लिश करना था, उसको कंपलसरी करार दिया गया। एनएफसी 7th एनएफसी अवार्ड यानी पूरा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान उसको चेंज किया गया। 7th एनएफसी अवार्ड आया जिसमें पहली दफा 4 क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर जो है वो पैसे की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन थी। अपार्ट फ्रॉम पॉपुलेशन देयर इज रेवेन्यू जनरेशन, पुअर्टी एंड रिवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसके बेसिस के ऊपर हमने देखा जो प्रोविंशियल शेयर था वो बढ़कर कितना हो गया? पहले 46.7% था, वो बढ़कर 57% हो गया, 57.5% हो गया और 53.5% से 42.5% हो गया सेंटर का शेयर। ठीक है, फिर आपकी बारी आ जाती है सवाल के दूसरे पार्ट की। ये आपने पहले बता दिया कि 73 में क्या था। 73 में जब 18th अमेंडमेंट पास होती है 2010 में, उसके बाद क्या स्ट्रक्चर हुआ। फिर आप आ जाएंगे क्रिटिसिज्म किस चीज के ऊपर, तो आप पूरा 18th अमेंडमेंट का जो है वो क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे। भाई क्रिटिसिज्म इसके ऊपर है कि ये बोला जा रहा है कि भाई सेंटर के पास पैसे कम हो गए हैं और सेंटर की डेट सर्विसेज की ऑब्लिगेशन है, डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके पास पैसा नहीं है। बहुत सारी इसके एग्जाम्पल है, मैं हमेशा अपने जो है वो लेक्चर में दे चुका हूँ कि बॉर्डर फेंसिंग हो रही थी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, सेंटर के पास पैसा नहीं था। चाइनीज सीपैक को सिक्योरिटी देने के लिए जो TF-88 टास्क फोर्स बनाई जा रही थी, अगेन उसके पास पैसा नहीं था। तो प्रोविंसेस से बोला कि भैया आप पार्टिसिपेट करें, आप दें, तमाम प्रोविंसेस ने मना कर दिया अपार्ट फ्रॉम पंजाब, और फिर KPK ने अपना शेयर जो है वो सेक्रीफाइस करके सेंटर को दिया, तब जाके सिचुएशन बेहतर हुई। मैक्रो स्टेबिलिटी का खतरा है कि भैया प्रोविंसेस को इजाजत दे दी है कि वो इंटरनेशनल मार्केट से बोरो करे, तो ऐसा ना हो कि अनरिस्ट्रिक्टेड बोरोइंग की वजह से सेंटर के ऊपर मजीद प्रेशर आ जाए। फिर कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंडर्ड्स हैं कि ड्रग रेगुलेशन जो है वो आपने प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया, तो ऐसा ना हो कि हर प्रोविंसेस में जो है वो स्टैंडर्ड डिफरेंट हो जाए और फिर ड्रग रेगुलेशन का मसला हो जाए। फिर लोकल गवर्नमेंट को आपने प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इंटेंशनली लोकल गवर्नमेंट को वीक कर रही होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म है 18th अमेंडमेंट के ऊपर कि भाई 18th। अच्छा, फिर एजुकेशन और हेल्थ है, लोग कहते हैं कि भाई एजुकेशन, हेल्थ और रूल ऑफ लॉ आपने जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया और प्रोविंसेस के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ये सब्जेक्ट्स को डील कर पाए, तो ये सब्जेक्ट उनसे वापस ले लेने चाहिए या फिर 18th अमेंडमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए। ये पूरा आपने क्रिटिसिज्म लिखना है डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर। फिर आपने सोल्यूशंस देने कि क्या भाई हम 18th अमेंडमेंट को ख़त्म कर दें, द आंसर इज नो। क्या सोल्यूशंस हैं? डिबेट होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। फिर आपने सॉल्यूशंस देके फिर आपने क्वेश्चन को जो है वो एंड करना है। अगर इस तरह से आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ठीक है, देन यू कैन स्कोर जो है वो। नहीं, कैन वी गेट दी स्लाइड सर? नहीं जी, ये तो हमारे लेक्चर्स की स्लाइड है जो मैं कॉम्प्रहेंसिव बैच जो हमारे करंट अफेयर्स का होता है उसके अंदर हम पढ़ा रहे होते हैं। अभी भी जो है वो CSS 2023 के लिए हमारा जो है वो बैच स्टार्ट है। आपने पूछा है तो ये मैं दिखा भी देता हूँ। इंशाल्लाह 7th of Jan से हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट है करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का। वो आपके दोस्त जो CSS स्पेशल एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। एनी हाउ, मैं क्या बोल रहा था, इस तरह से, अब इस तरह से अगर आप सवाल को समझ रहे हैं, इकबाल आप जो है वो मैसेज करें व्हाट्सएप नंबर पर, आपको जो है वो डिटेल जो है वो मिल जाएगी किसी भी सब्जेक्ट की। आपसे
मैसेज कर, ठीक है। तो इस तरह से आपने सवाल को गौर करना है कि डिस्कस करना है फेडरल स्ट्रक्चर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का आफ्टर 18th अमेंडमेंट। जारी बात है आफ्टर बोल रहा है तो इट इज नेचुरल कि उससे पहले का भी बताओ, तभी आप कंपैरिजन आफ्टर का। फिर क्रिटिसिज्म, जारी बात है क्रिटिसिज्म बता रहे हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी देंगे। देन एक और सवाल है जी, व्हाई डिड पाकिस्तान ज्वाइन वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट, व्हाट कॉस्ट इट हैड टू पे फॉर दैट, एक्सप्लेन। ठीक है कि भाई पाकिस्तान ने वेस्ट, ये मैं 2 सवाल करके फिर आगे बढ़ूंगा, जारी बात है इतना टाइम नहीं है कि सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर पाए पूरा पेपर, कि पाकिस्तान ने वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट जस्ट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान क्यों जो है वो ज्वाइन किए और पाकिस्तान को उसकी क्या कॉस्ट देनी पड़ी। ठीक है, अब अगर ये सवाल आप जब अटेम्प्ट करेंगे जब आपको पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी की हिस्ट्री अच्छी तरीके से पता होगी कि कौन से वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट्स की बात कर रहा है, हमने क्यों ज्वाइन किए थे, उसके पीछे आइडियोलॉजिकल रीजन क्या था, फाइनेंशियल रीजन क्या था, फिर उसकी कॉस्ट हमें क्या देनी पड़ी। सिर्फ आपने नेगेटिव साइड नहीं करना कि भाई सिर्फ नेगेटिविटी हमें बेयर करनी पड़ी, हमें पॉजिटिव चीजें भी क्या पड़ी। मैं अपनी आपको जब भी मैं फॉरेन पॉलिसी का लेक्चर कराता हूं तो जो ये चीज कवर होती है, अगर यहाँ पर भी हो, ये देखें, अगर आप देखें तो हमने अपनी हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले अगर आप 4 हमने डिफेंस पैक्ट्स किए थे, खासतौर पे वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट 1954 में हमारा था म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट एग्रीमेंट, 1955 में बगदाद पैक्ट जिसको हम 1954 में सीटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1955 में बगदाद पैक्ट या फिर सेंटो जिसका नाम पड़ा बाद में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और फिर 1959 में बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। फिर अगर आप 70s में चले जाएं तो फिर अफगान जिहाद आपको मिलता है, फिर अगर आप अर्ली 2000 में आ जाएं तो आपको वॉर ऑन टेरर मिल रहा होता है। ठीक है सर, ये तो सिलेबस में नहीं दिया गया, आउट ऑफ सिलेबस है डिफेंस, नहीं जी, सिलेबस में आप अगर देखें पाकिस्तान अफेयर्स में तो वहां पे फॉरेन पॉलिसी जो है वो इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। ठीक है ना, फॉरेन पॉलिसी सिलेबस का एक पार्ट है। तो फॉरेन पॉलिसी में खास तौर पे जब आप पाकिस्तान अफेयर्स देखेंगे तो आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी की। इसी तरह इवेल्युएशन ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो पार्ट है सिलेबस का। ये जो सवाल है पॉलिटिकल पार्टीज वाला, या 1947 से लेके 1958 तक जो फैक्चुअल पॉलिटिक्स है अर्ली ईयर्स की, अगर आप वो देखें तो अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। में अगेन यहाँ पर आपको, अगर मेरे पास सिलेबस हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगेन हमारी बच्चों की गलती यह है कि वो आप जो अकेडमीज पढ़ा देती हैं उसको वो लोग पढ़ लेते हैं, बट जो सिलेबस है उसको वो लोग नहीं देखते। और जब सिलेबस नहीं देखते एट द एंड क्या होता है कि एट द एंड यही होता है कि फिर जब सवाल आता है तो वो कहते हैं सर आउट ऑफ द सिलेबस है। मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस भी दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। देखें ये पाकिस्तान सिलेबस आ गया आपके सामने, ये देखें पॉलिटिकल एवेल्युएशन सिंस 1971, एवेल्युएशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पोस्ट 9/11। आल्दो इसने पोस्ट 9/11 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें पाकिस्तान इंडियाज रिलेशन सिंस 1947, और फिर पाकिस्तान यूएस रिलेशंस भी आप करते हैं तो अगेन आपको जो है पाकिस्तान यूएस ऑन वॉर ऑन टेरर, तो आपको फॉरेन पॉलिसी की हिस्ट्री ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ऑल दो मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस तो यही आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन प्री हिस्टोरिक और पोस्ट पार्टीशन के कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। खासतौर पे फॉरेन पॉलिसी है, फॉल ऑफ ईस्ट बंगाल है, फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान है, ये टॉपिक आपको ज़रूर करना चाहिए। इवेल्युएशन ऑफ डेमोक्रेसी है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। उसमें से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, ट्रेडिशनली नहीं पूछता लेकिन काफ़ी दफ़ा जब उसको मुश्किल पेपर बनाना है तो वो यहाँ से चीज़ें निकाल कर आप लोगों को तंग कर सकता है, जिस तरह उसने इस पेपर में यहाँ पर आपको तंग किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, मैंने इस चीज़ को अपने पूरे लेक्चर में यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, और अभी भी जो है या तो ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग दे देता हूँ। सर विच बुक शुड रीड फॉर फॉरेन पॉलिसी, ये जो मैंने फॉरेन पॉलिसी का लेक्चर बनाया हुआ तैयबा, ये फॉरेन पॉलिसी का लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, मेरे पीछे ही बुक पड़ी हुई है,
अब्दुल सत्तार की, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, अब्दुल सत्तार की बुक से ये लेक्चर है। तो अच्छा, 4 पैक्ट्स की बात है, इसके बेनिफिट्स क्या हुए 1944 से 1962 तक, $3.5 बिलियन हमें आए, फिर 1 अगेन पूरी डिटेल है, फिर कॉस्ट ऑफ अलाइंसेस क्या हुई, अरब का क्रिटिसिज्म हुआ, सोवियत यूनियन के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए 1970s में, फिर अफगान जिहाद की वजह से जो रेफ्यूजीज़ का बर्डन आया, क्लैशन कोफ कल्चर आया, नारकोटिक्स का कल्चर आया हमारे, फिर अगर आप वॉर ऑन टेरर की बात करें तो डबल ब्लेम गेम का हम पर जो है वो डबल गेम का हम पर क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है। यूएस ने बोला कि भाई ये पाकिस्तान हमेशा डबल गेम करता है, दे ट्राई टू स्केप गोट पाकिस्तान फॉर देयर फेलियर इन अफगानिस्तान। तो बेनिफिट्स भी, कॉस्ट ऑफ द अलाइंसेस भी आपने वही लिखना है, लेकिन स्टार्ट आपने करना था कि भाई 4 पैक्ट्स थे, उसके बाद अफगान जिहाद था, उसके बाद वॉर ऑन टेरर था। क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि इसने देखे ना सवाल में यहाँ से पूछा है, विच नहीं पूछा, उसने लिखा है कहाँ पर है, वाई डिड पाकिस्तान ज्वाइन वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट। तो वाई डिड में आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉम इकोनॉमिक और मिलिट्री परस्पेक्टिव से हमें क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि अगेन पाकिस्तान, मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान बॉर्न विद इनसिक्योरिटी सिंड्रोम। हमारे एक तरफ चाइना थी, एक तरफ सोवियत यूनियन थी जिसके अंदर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी, एक तरफ हमसे 6 से 7 गुना बड़ा मुल्क इंडिया था जो पाकिस्तान का आर्क लाइवल था। तो हमें सिक्योरिटी की जरूरत थी। एज पाकिस्तान लुक फॉर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कोऑपरेशन, सोवियत यूनियन वाज नॉट एन ऑप्शन, हैविंग बोल्ड द बर्ड ऑफ नाजीज जर्मनी, पावरफुल वॉर मशीन यूरोप with 25 to 30 million people killed and its economy devastated, it was hardly in a position to provide assistance. सोवियत यूनियन को खुद नुकसान हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, खासतौर पे यूएस लेड वेस्टर्न वर्ल्ड, वो हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन था टू गेन सिक्योरिटी कॉपरेशन एंड टू गेन इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम देयर पार्ट। फिर पॉलिटिकल एलीट पर्सपेक्टिव भी था। Political elite of Pakistan supported democracy and capitalism. Politico-social order over communist revolutionist ideology nurtured the warm water access theory. Political elite, हमारी जो political elite थी शुरू से, वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती थी और कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती थी। सो अगेन वो भी चीज़ वेस्टर्न अलायंस में आपको नजर आती थी। सोवियत यूनियन, अगेन सोवियत यूनियन वॉज अ ट्रेल ब्लेजर ऑफ कम्युनिज्म, सोशलिज्म का वो चैंपियन था। अगेन वो चीज़ हमें वहाँ पे नज़र नहीं आती। फिर रिलीजियस एलीट पर्सपेक्टिव भी था, वो वहाँ पर ज़्यादातर जो है ईथिस्ट थे। तो गॉड फेयरिंग अमेरिकन, हमेशा उस ज़माने में भी कहा जाता था कि गॉड फेयरिंग अमेरिकन आर बेटर देन गॉड लेस Soviets. फिर डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव, USSR did not even send a customary message of facilitation on Pakistan independence nor did establish embassy in Pakistan. US ने उस टाइम पे हमें हाथ ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ाया था एज कम्पेयर टू सोवियत यूनियन, क्योंकि 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ गया था और यूएस को ये डर था कि वहाँ से मजीद एक्सपेंशन ना हो कम्युनिज्म की। तो ये जो कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान है जिनकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो है वो वेस्टर्न डोमिनेंस हो या ये वेस्टर्न कैंप में हिस्सा आ जाए, तभी हमने जो है वो वेस्टर्न पैक्ट्स को ज्वाइन किया। अब अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी नहीं होंगी डिटेल में, आप सिर्फ क्या लिख देंगे, भाई पाकिस्तान को सिक्योरिटी की ज़रूरत थी तभी पाकिस्तान ने वेस्टर्न पैक्ट्स को ज्वाइन किया, या पाकिस्तान को एड की ज़रूरत थी, पाकिस्तान को पाकिस्तान कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कैसी बुक है सर? अच्छी बुक है जी। पाकिस्तान को जी पैसों की ज़रूरत थी, पाकिस्तान ने वेस्टर्न पैक्ट्स को ज्वाइन कर लिया। तो भाई पैसों की ज़रूरत थी या सिक्योरिटी की ज़रूरत थी तो सोवियत यूनियन भी दे रही थी, तो वो क्यों नहीं ज्वाइन किया? देन ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इकोनॉमिक और मिलिट्री पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल एलीट पर्सपेक्टिव, रिलीजियस एलीट पर्सपेक्टिव एंड डेमोक्रेटिक डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव विल डिफाइन द कॉजेज बिहाइंड पाकिस्तान फॉलिंग इन वेस्टर्न कैंप एज कंपेयर टू सोवियत यूनियन कैंप। फिर व्हाट कॉस्ट, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप करेंगे, बेनिफिट कितना हुआ, कॉस्ट आपको क्या क्या देनी पड़ी। अगेन अगर आपको ये चीज़ें पता हैं, अगर आपको चीज़ें ये सब पता है, देन यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। अगर आपको वेस्टर्न पैक्ट्स का नाम ही नहीं पता कि म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट एग्रीमेंट और सीटो और सेंटो और अफगान जिहाद और फिर वॉर ऑन टेरर क्यों ज्वाइन किए, क्योंकि देखें ना यहाँ पे इसने कोई भी टाइमलाइन नहीं दी हुई, तो शुरू से लेकर आखिर तक आपने तमाम वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट्स की जो है वो आपने बात यहाँ पर करनी है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को जो है वो शेप देना है। फिर सबसे आसान क्वेश्चन था, डिफाइन द इश्यूज एंड मिसट्रस्ट एंड यूएस पाकिस्तान रिलेशंस, ये तो तकरीबन सब लोगों ने सही किया होगा। फिर डिफाइन द रोल ऑफ रीजनल एंड नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, हाउ फार दीज पार्टीज आर नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल सिस्टम। अगेन इजी क्वेश्चन था, बट अगेन अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाए तो। सर ये बात काफी चल रही है कि स्पेशल एग्जाम बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, नहीं जी ऐसा नहीं है।
कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, जिस तरह ट्रेडिशनल सीएसएस का एग्ज़ाम आता है उसी तरह पेपर होगा सीएसएस स्पेशल एग्ज़ाम का भी। जो चीज़ आपको आती है वो आपके लिए आसान है, जो चीज़ आपको नहीं आती वो आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, जब मैं आखिरी पॉइंट्स बताऊंगा ना, जब मैं आखिरी पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, तो उसको जो है वो गौर से देखिएगा और उसमें आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि अगर मुश्किल पेपर भी आए तो आपने जो है वो क्या करना है उसके लिए ना। ठीक है, चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने कहा था रीजनल एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, तो सबसे पहले मैं अगर आपकी जगह ये सवाल होता, इसमें जो क्वेश्चन टैग है वो डिस्कस का है, यानी आराम से आप चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पहले मैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को डिफाइन करता कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पूरे पाकिस्तान में स्टेक हो और नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करें, ना कि सिर्फ एक इथनिक ग्रुप की या एक नेशनलिस्ट ग्रुप की। फिर रीजनल पॉलिटिकल, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पंजाब है, PMLN है। ऑल दो इनकी पॉपुलैरिटी किसी प्रोविंस में ज़्यादा है, किसी प्रोविंस में कम है, बट ये नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ वो पॉलिटिकल पार्टीज जो किसी एक रीजन की, किसी एक इथनिक ग्रुप की, किसी एक नेशनलिस्ट ग्रुप की नुमाइंदगी करें। फॉर एग्जांपल MQM है जो अर्बन सिंध की नुमाइंदगी कर रही होती है, ANP है जो पख्तून्स की जो है वो नुमाइंदगी कर रही होती है। तो ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो रीजन की हैं। फिर डिस्कस द रोल ऑफ रीजनल एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू दिस डे। पूरी आपको पॉलिटिकल पार्टीज का जो रोल है आप वो जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर रोल हो 1980s के अंदर, या फिर वो रिवाइवल ऑफ जुडिशियल मूवमेंट जो थी उसके अंदर रोल हो, पाकिस्तान में रिवाइवल ऑफ स्ट्रॉन्ग जुडिशरी PMLN ने रोल प्ले किया था, या फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन या रीइन्वोग्रेशन ऑफ ट्रू फेडरलिस्ट स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान जो कि 18th अमेंडमेंट के थ्रू किया, जो PPP ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, उसके ऊपर था। अगेन आप उसके ऊपर आप रोल लिख सकते हैं। 13th और 14th अमेंडमेंट को ख़त्म किया गया, PMLN ने आकर डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया, फ्लोर क्रॉसिंग को बंद किया। ठीक है जी, जो 8th अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ख़त्म किया, अगेन फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग किया। अगेन आप वो चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में बलूचिस्तान हकूक़ के बलूचिस्तान बिल आया, स्टेट अपॉलॉजी की गई बलूचिस्तान से इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, वो रोल यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर PTI के बारे में आप लिख सकते हैं कि जो उन्होंने रोल प्ले किया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी कैंपेन है, करप्शन एंटी करप्शन कैंपेन थी, या फिर यूथ मोबिलाइजेशन थी, या फिर टू गिव होप पर्टिकुलरली द यूथ ऑफ पाकिस्तान विद द स्लोगन ऑफ नया पाकिस्तान, वो आप कह सकते हैं। जो आपकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो वोटर टर्नआउट है उसको बढ़ाने में जो वो थी, वो वुमेन को मोबिलाइजेशन करने में जो PTI का रोल था, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड हाउ फार दीज पार्टीज आर नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल सिस्टम, और पॉलिटिकल सिस्टम के लिए पॉलिटिकल पार्टीज, सर पार्टीज का नेम तो नहीं लिखना होता, क्यों नहीं लिखना होता? ये जो है वो इस तरह के सवाल में आप पार्टीज का नेम लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ही पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है, पाकिस्तान की नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है। इसमें आप बकायदा नेम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप नेम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जाम्पल में आप किन के नाम लिखेंगे? ठीक है ना, यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ PMLN, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, PTI, एंड यू हैव टू राइट द नेम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज लाइक MQM, ANP, आप उनके नाम लिखेंगे। ठीक है ना। फिर पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ज़रूरी क्यों है भाई? मोबिलाइज करती हैं लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको उनके लिए एक चैनल का रोल प्ले करती हैं। ठीक है, चेक रखती हैं गवर्नेंस के ऊपर। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करती हैं, सिजिशनिस्ट टेंडेंसीज को जो है वो कम कर रही होती हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगेन इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है किसी बुक से आपने पढ़ा हुआ हो। ये जितनी भी मैंने अभी आपको बातें की क्वेश्चन 1 के अंदर में, डिस्कस द रोल ऑफ नेशनलिस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, ये किसी भी आपको एज इट इज़ किसी बुक में मिल जाए तो अच्छी बात है, आपको नहीं मिलेंगी। अगर आपको चीज़ों का पता है, अगर आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं चीज़ों को, एंड इफ़ यू कनेक्ट द डॉट्स एंड ब्रेनस्टॉर्म sitting in the examination hall, then you can write
आप बड़े अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं। वरना अगर आप सिर्फ लकीर के फकीर हैं कि जी मैंने जो नोट से पढ़ लिया और मुझे जो एकेडमी ने पढ़ाया है, मुझे टीचर ने पढ़ाया, मैंने जो बुक में पढ़ लिया, मैं वही चीज़ लिखूंगा, तो फिर इस तरह के पेपर आप एग्जाम में जाकर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। Should we discuss historical perspective of parties like IGI और PNA as well? Yes, you can write, but अगर उनका कोई डेफिनेट रोल उन्होंने प्ले किया था तो आप बिल्कुल आप जो है वो उनके बारे में लिखें। हिस्ट्री में भी जाके आप लिख सकते हैं, करंट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें, सबसे पहले उनकी रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी है, फेडरल स्ट्रक्चर को इंश्योर करना है, नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करना है, एंटी करप्शन ड्राइव है, अकाउंटेबिलिटी कैंपेन है, ठीक है, होप की सियासत है, ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ यंग यूथ है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे तो बेहतर होगा। अगर आप इस तरह से पेपर कर रहे हैं, देखें आपके पाकिस्तान अफेयर्स में कितने अच्छे नंबर, ऐसी बात नहीं है कि अगर देखें ना पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर हिट हुआ है तो फिर यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। ऐसी भी मेरे पास जो है वो डीएमसीज मौजूद है जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स में उसने जो है वो 42 या 40 नंबर्स लिए। मैं अगर दिखा देता हूँ आपको, अगर मेरे पास ये देखें 29 नंबर पाकिस्तान अफेयर्स में। अगेन एक और मैं आपको डीएमसीज दिखाऊं अगर मेरे पास हो तो, ये देखें पाकिस्तान ये तो 2021 की है। ये देखें जी 44 नंबर पाकिस्तान अफेयर्स में, 44 नंबर। तो क्या ये कोई बच्चा जो है ये कोई आसमान से उतरा था? द आंसर इज नो। ठीक है, आसमान से नहीं उतरा, इसने इसी तरह से चीज़ें समझकर, चीज़ों को समझ के जो है वो आंसर किया है ताकि जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएं। ठीक है, इसी तरह से चीज़ों को समझकर आंसर किया हुआ है। अगर आप सिर्फ जनरलाइज्ड क्वेश्चंस लिखेंगे, सिर्फ जनरलाइज्ड आंसर्स लिखेंगे और क्या पूछा गया है वो आपको पता नहीं होगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, इंग्लिश ऐसे। शुड वी रिपीट द फैक्ट्स और ग्लोस ओवर सम मैटर्स, व्हाट इज द साइकी ऑफ द एग्जाम? शुड वी प्रेजेंट फैक्ट्स और ग्लोस ओवर सम मैटर्स, व्हाट इज द साइकी ऑफ द एग्जामिनर? नरेश कुमार, देखें करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स में द मोर you quote facts, references, examples, quotations, and the more you draw tables, charts, and give pictorial representation, the higher the probability that you score high. ठीक है, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स में आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स। आप जितने अच्छे बनाएंगे सोर्सेस के साथ, इकोनॉमी का सवाल है तो इकोनॉमी में आप टेबल बना लें, फिजिकल डेफिसिट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का, डेट मैनेजमेंट का, ठीक है, फिर आप नीचे सोर्स का नाम लिख देंगे, भाई इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। इस तरह की प्रेजेंटेशन देंगे तो यू विल स्कोर आए, वरना तो फिर जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ पैराग्राफ में चीज़ों को लिखेंगे तो फिर वहाँ पर प्रेजेंटेशन के नंबर कटते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ 50% आपकी पढ़ाई है, आपकी नोट्स मेकिंग है, आपकी चीज़ें, और 50% जो है वो टाइम मैनेजमेंट है, प्रेजेंटेशन है, राइटिंग प्रैक्टिस है और इवेल्युएशन और असेसमेंट है। चलें जी, इंग्लिश ऐसे की तरफ आते हैं। इंग्लिश ऐसे हर साल, जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी कहा, इट इज़ द मेक एंड ब्रेक ऑफ योर CSS ड्रीम। ये मेक और ब्रेक होता है CSS के एक एस्पायरेंट के लिए। तो अगेन बच्चे इसको चीज़ को समझते नहीं हैं। हर साल रिजल्ट आता है, थोड़ी देर के लिए समझते हैं, फिर अगेन अपने ऑप्शनल्स और कंपलसरी सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करने लग जाते हैं ओवर इंग्लिश ऐसे एंड ओवर इंग्लिश कंप्रेसियन कंपोजिशन। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश ऐसे का वन लाइनर सिलेबस है। अगर इंग्लिश ऐसे का भी 1 पेज 2 पेज का सिलेबस होता तो शायद आप लोग भी उसके 1 पॉइंट 2 पॉइंट कवर करते चले जाते कि आज ये टॉपिक कवर कर लिया, आज ये कर लिया, आज ये कर लिया, आज ये कर लिया। बट क्योंकि वन लाइनर सिलेबस है, आप लोगों को पता ही नहीं होता कि इंग्लिश ऐसे में करना क्या है, और फिर यही होता है कि पूरा साल गुजर जाता है, आखिर में आप लोग 1-2 ऐसे लिखते हैं और फिर एट द एंड एग्जाम में जाते हैं, और फिर एग्जाम में खुदा न खास्ता डिस्पाइट स्कोरिंग सो हाई, मैंने आपको डीएमसीज दिखाई 640, 660, 680 नंबर्स लेने के बावजूद भी आप ऐसे में फेल हो जाते हैं। तो ऐसे का क्या तरीका है जी? ऐसे के 4-5 पॉइंट्स हैं वो आपने अपने जहन में रखने हैं। पहली चीज मैं बता देता हूँ जी। पहली चीज जो है वो ऐसे में आपने क्या करनी है, टेक्निकल चीजों को सीखना है। व्हाट इज द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंग्लिश ऐसे, कि भाई अगर टाइटल आ रहा है तो टाइटल को मैं किस तरह समझूंगा या समझूंगी। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड टाइटल है, इज देयर अ सच थिंग एज एथिकल कंज्यूमरिज्म, तो क्वेश्चन बेस्ड टाइटल को मुझे किस तरह डील करना है। ओपन एंडेड टॉपिक है,
इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये एक ओपन एंडेड टॉपिक है जिसमें उसने आपको डायमेंशन सेट करके नहीं दी। तो मुझे ओपन एंडेड टॉपिक्स के किस तरह डील करना है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, अगेन एन ओपन एंडेड टॉपिक, उसको मुझे किस तरह डील करना है। अगर टाइटल में वर्ड और है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर्स और ब्लेसिंग, अगेन उसको मुझे किस तरह डील करना है। अगर टाइटल में सोशल मीडिया कॉलन प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस है तो उसको किस तरह डील करना है। फिर आउटलाइन की क्या जो है वो डूज एंड डोंट्स हैं, किस तरह मैं कॉम्प्रहेंसिव आउटलाइन बनाऊं। इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स किस तरह लिखने हैं और कंक्लूजन किस तरह लिखना है। तो पहले तो आपने टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को सीखना है अच्छे तरीके से कि भाई ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं। वंस यू बिकम प्रो इन दिस टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंग्लिश, ऐसे दूसरे पॉइंट के ऊपर आपकी चीज आ जाती है कि आपकी प्रिपरेशन। तो आपने जो प्रिपरेशन करनी है वो थीम बेस्ड एसेस की प्रिपरेशन करनी है। मैं हमेशा बता बता के थक गया हूं, टॉपिक बेस्ड एसे की प्रिपरेशन नहीं करनी। क्या मतलब, हमारे बच्चे क्या बोलते हैं कि आज जो है मैं बताता हूँ जी हमजा। हमारे बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हफ्ते वो ऐसे तैयार करेंगे डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। दूसरे हफ्ते ऐसे तैयार करेंगे ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना। तीसरे हफ्ते ऐसे तैयार करेंगे जी ग्लोबल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल। ये टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन है। ये चीज कभी भी आपको एग्जाम में आपको रिवॉर्ड नहीं देगी। आपने थीम बेस्ड प्रिपरेशन करनी है। थीम बेस्ड प्रिपरेशन क्या करनी है, पहले आपने थीम ले लिया एजुकेशन, ठीक है। आपने 10 दिन दिए एजुकेशन को, और एजुकेशन में की डिफरेंट डायमेंशन, जितनी डायमेंशन आप कवर कर सकते हैं उसमें आपने कवर की। फिर आपने 11वें दिन एजुकेशन के ऊपर कोई से भी जो है वो किसी को भी बोला कि भाई एजुकेशन के ऊपर मुझे पेपर बना के दे, तो आपको नहीं पता वो कौन सा टॉपिक देगा, बट आपको इस काबिल हो गए कि एजुकेशन पे ऊपर कोई भी टॉपिक आया आपने अटेम्प्ट कर लिया। फिर सेकंड थीम आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लिया, उसको आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया इस तरह कि इसके ऊपर कोई भी टॉपिक आए तो मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ या अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकते हैं। फिर आपने एक और टॉपिक ले लिया कि जी मैंने पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी ले ली या ग्लोबलाइजेशन ले लिया। तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अगेन आपने 10 दिन लगा के इस तरह प्रिपेयर किया कि भाई कोई भी टॉपिक आ जाए तो आप उसके ऊपर प्रिपेयर कर सकें। व्हाट कुड बी डिफरेंट, अब वो डिफरेंट डायमेंशंस आपने लेनी है, ठीक है। अगर आप एजुकेशन का टॉपिक ले रही हैं तो सबसे पहले आप देखें पास्ट पेपर्स में कौन कौन सी डायमेंशंस आई हुई हैं, उसको कवर करें। कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में एजुकेशन की क्या बात चल रही है, सिंगल नेशनल करिकुलम चल रहा है, अच्छा हायर एजुकेशन की बात चल रही है, ठीक है, वर्चुअल एजुकेशन की बात चल रही है, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी डायनेमिक्स और पास्ट पेपर्स की डायनेमिक्स को मिलाकर आप खुद से उसकी डायमेंशंस को तय करेंगे कि अच्छा ये चीजें इसके अंदर वो पूछ सकता है या एग्जामिनर पूछ सकता है। फिर हाउ मैनी थीम्स वन शुड प्रिपेयर, मैं अगर आपको बोलूं अगर आप 14 से 15 थीम्स प्रिपेयर कर रहे हैं एक सीएसएस एग्जाम के लिए तो मोर देन इनफ से। थीम्स की बात कर रहा हूं, 14 to 15 थीम्स या 12 to 15 थीम्स आर मोर देन इनफ। अच्छा, फिर थीम्स किस तरह प्रिपेयर करने हैं, थीम्स की भी कैटेगरीज है। एक है ट्रेडिशनल थीम्स जो हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। 3 थीम्स ट्रेडिशनल है जिसमें एक एजुकेशन है, एक डेमोक्रेसी है और एक जेंडर बेस्ड या फेमिनिज्म बेस्ड जो है वो थीम है। वो इनमें से तीनों में से हर साल कोई ना कोई आता ही आता है। ये भी आपके सामने है, देखें डेमोक्रेसी का थीम आपके सामने नजर आ रहा है, आपके सामने ही यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। और द कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऑफ फेमिनिज्म इन कंटेम्प्रेरी वुमेन राइट्स मूवमेंट्स, अगेन फेमिनिज्म वाला भी टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 3 थीम्स में से या तो तीनों आते हैं या 2 आते हैं या कोई एक आता है, एजुकेशन, डेमोक्रेसी और जेंडर बेस्ड थीम, ठीक है। इन तीनों को तो सबसे पहले आपने कर लेना है ट्रेडिशनल थीम। दूसरे लेवल के होता है कि भाई कंटेम्प्रेरी जो सिनेरियो चल रहा है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिनेरियो, उसमें से कौन सी थीम इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से अगर आप नजर दुलाएंगे आपको जो है रशिया यूक्रेन वॉर नजर आएगा, आपको ग्लोबल फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक नजर आएगा। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी नजर आएगी, या पाकिस्तान पॉलिटिकल पॉलराइजेशन या पाकिस्तान पॉलिटिकल कल्चर आपको नजर आएगा। फ्लड्स 2020 एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आपको चीज नजर आएगी। पाकिस्तान का पैराडाइम शिफ्ट नजर आएगा फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। बाइज्ड मीडिया एंड डेमोक्रेसी का टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट नजर आएगा। अगेन आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाएंगे, यूएस चाइना राइवलरी आपको नजर आएगा। फिर पाकिस्तान लेवल के ऊपर आएंगे तो आपको साइबर सिक्योरिटी, खासतौर पर जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, द टॉप मोस्ट हायर ऑफिशियल्स ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या दूसरे लोग हों, अगेन साइबर सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको नजर आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप टेक्नोलॉजिकल डोमेन में जाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत काम हो रहा है, वो आपको एक थीम नजर आएगा। तो पहले ट्रेडिशनल थीम्स कवर कर
लें और फिर बाकी के ये थीम्स आप कवर कर लें, तो आप देखें इंशाल्लाह आपको क्लाइमेट चेंज, नरेश कुमार ने बड़ी अच्छी बात बताई, मेरे जहन से निकल गया। COP27 हुई, खास तौर पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है क्लाइमेट जस्टिस का, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसके ऊपर आपने काम करना चाहिए। अगर आप ये थीम्स प्रिपेयर कर लेते हैं, ट्रेडिशनल एज वेल एज कंटेम्प्रेरी थीम्स, तो आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो पहली चीज़ क्या थी, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। दूसरी चीज़ क्या है, थीम बेस्ड प्रिपरेशन। अब आ जाए तीसरी चीज़ के ऊपर, अगेन जो बच्चे उसको निग्लेक्ट कर लेते हैं, भी बिल्कुल समझिए ऐसा ही है, हो सकता है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे निग्लेक्ट कर देते हैं, वो है क्या कहना चाहिए, प्रैक्टिस एंड असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। ठीक है, आपने टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में भी अपने आप को प्रो कर लिया, आपने थीम बेस्ड प्रिपरेशन भी कर ली, रिसर्च भी कर लिया। अब क्या आप हर 10 दिन बाद या वीकली ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं या कर रही हैं? इफ द आंसर इज यस, whether you will get your essay checked by a CSP officer और आप कोर्स स्पेशलिस्ट, क्या आप उससे प्रॉपर असेसमेंट और एवेल्युएशन, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, तो ये बात, अच्छा, आप क्या उससे असेसमेंट और इवैल्यूएशन और फीडबैक ले रहे हैं, और जो वो फीडबैक आपको दे रहा है या वो टीचर दे रही है, क्या आप उनके अपने लूप होल्स के ऊपर, डेफिशिएंसीज के ऊपर काम कर रहे हैं? इफ यस, देन आपकी एसए की प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। सिर्फ एट द एंड में जाके 5-6 आउटलाइन बना लेना, 3-4 इंट्रोडक्शन लिख लेना और ये समझना मैं सीएसएस में ऐसे जाके पास कर लूंगा, इट इज़ अ पाइप ड्रीम। ठीक है, ये एक ऐसा ड्रीम है जो कि आइडियल ड्रीम है, ऐसा हो भी सकता है, कुछ आउटलायर केसेस हैं भी, 100 में से 2 लोग ऐसे पास, ऐसे ऐसे इंग्लिश ऐसे पास भी कर जाते हैं, बट 100 में से फिर वो पॉइंट जो है वो 0.2 प्रोबेबिलिटी है या 0.2% प्रोबेबिलिटी है, बाकी तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप ऐसे पास करेंगे। यू हैव टू बी प्रो इन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, थीम बेस्ड ऐसे, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी विद इन टाइम लिमिट। 3 घंटे की आपने जो है वो यहाँ पर स्टॉप वॉच लगाकर आपने जो है वो फिर करना है। फिर असेसमेंट और एवोल्यूशन, इस टाइम के ऊपर जो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बार बार, जो कल भी मैंने एक पोस्ट की थी व्हाट्सएप के ऊपर असेसमेंट के ऊपर, ये मेरे सामने बच्चों के एसेज भी पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ये असेसमेंट एवोल्यूशन के लिए। तो मैं आप सब लोगों को इस टाइम पे आपको ये बोलूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिखकर चेक कराएं, खासतौर पे वो बच्चे जो 2023 का पेपर देने जा रहे हैं, मेन एग्जाम, स्पेशल एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो आप अब लिख कर चेक करवाएं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूरे ऐसे नहीं भी लिख सकते, तो 2 फुल एसेज लिख के चेक करवाएं, बाकी आउटलाइंस, इंट्रोडक्शंस लिख के चेक करवाएं, जितने आप चेक करवा सकते हैं, इफ यू वांट टू परफॉर्म गुड इन योर फाइनल एग्जाम। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे मुझसे ही करवाएं या हमारी एकेडमी से कराएं, किसी से भी करवाएं, बट दिस इज अ टाइम टू प्रैक्टिस इंग्लिश एसे एंड गेट योर वर्क इवेल्युएटेड। टाइमली इवेल्युएशन होना चाहिए, ऐसे किसी टीचर को मत दीजिएगा जो सो जाए आपका काम लेके, तो फिर वो वहाँ पे फायदा नहीं होगा। तो आज से आपने ये काम करना है। और फिर जो CSS 2023 के स्पेशल एग्जाम के बच्चे हैं, वो इन्हीं 4 चीज़ों पे काम करेंगे, टेक्निकल रिक्वायरमेंट के ऊपर, थीम बेस्ड प्रिपरेशन के ऊपर, और फिर प्रैक्टिस, और फिर इवेल्युएशन, जो कि हमारा इंशाल्लाह फैब से जो है वो हमारा एसए का बैच शुरू है, अभी जैन से हमारा करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का जो है वो सेशन स्टार्ट है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट पेपर जिसमें बहुत कम नंबर आए वो है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। अगेन देखें जी, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन एक ऐसा पेपर है जिसमें मैं हमेशा कहता हूं कि इट इज़ अ टेक्निकल पेपर। ठीक है, ये एक टेक्निकल पेपर है। द मोमेंट यू हैव कंप्लीटेड योर पेपर इन एन एग्जाम, आपको पता चल जाता है आप पास हैं या फेल हैं। अगर आप 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे ना, आप ये पेपर कभी भी फेल नहीं कर सकते, ये मैं आज आपको बता दूं। वाजिद बोल रहे हैं सर, का बता दें। वाजिद, अगेन मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप काइंडली यहाँ पर व्हाट्सएप करें। ठीक है, और जो है व्हाट्सएप करें, और वहाँ पर आपको इंशाल्लाह आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल में सबको मैसेज नहीं जा रहा, सिर्फ हीरा कोई जा रहा है, अब वो यहाँ पे कोई मसला हुआ है, बट एनी हाउ आप व्हाट्सएप पे नंबर से मुझे कांटेक्ट कर लें और इंशाल्लाह आपको डिटेल्स यहाँ पर बता दी जाएंगी। ठीक है, नहीं जी, आपने गलत नंबर लिख दिया, 304 है, 03432374 मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। हीरा, आप करें, कोशिश करें, इसको आप लिख दीजिएगा। चलें, मैं आगे बढ़ता हूँ जी।
कि क्या है कंपोजिशन का पेपर, मैं हमेशा कहता हूँ कंपोजिशन के पेपर में अगर आप जो है वो 4 चीज़ों पे फोकस करें ना, 4 चीज़ों पे जो हमारे बच्चे नहीं करते, आप कभी भी ये एग्जाम फेल नहीं करेंगे। 20 नंबर्स की वोकेबलरी, 20 नंबर की प्रेसी, 20 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन एंड 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन। कितने हो गए? 20 मार्क्स की वोकेबलरी, 20 मार्क्स की प्रेसी 40 मार्क्स, 20 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन 60 मार्क्स एंड 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन 70 मार्क्स। अगर आप ये 70% पेपर के ऊपर फोकस करते हैं और बाकी की चीज़ों को आप जस्ट एंड टाइम के ऊपर, एंड के 2 महीने में भी रखते हैं, आप ये पेपर कभी भी फेल नहीं करेंगे। फोकस किस तरह करेंगे? प्रेसी के आप 1973 से लेके 2018 के पेपर सॉल्व करके उसको चेक करवाएंगे। याद रखिएगा, उसको आप सॉल्व करके उसको आप असेसमेंट कराएंगे। अभी आपके पास अगर टाइम नहीं भी है, कम से कम 1 महीने में आप 10 साल के पेपर ज़रूर सॉल्व करें, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन के। और सॉल्व करने का मतलब यह है कि प्रेसी का क्वेश्चन सॉल्व करें और कॉम्प्रिहेंशन का पेपर सॉल्व करके उसको जो है वो ड्रॉज में रखना नहीं है, कबर्ड में, उसको चेक कराना है, प्रॉपरली इवेल्युएट कराना है और फीडबैक लेकर फिर अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है। अगर आपकी प्रेसी सही नहीं है, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन सही नहीं है, एंड इफ़ यू डू नॉट स्कोर वेल इन अ वोकेबलरी पोर्शन, आपका जो है आपको कोई भी पास नहीं करा सकता। अगर आप वोकेबलरी में 15 मार्क्स ले लेते हैं, प्रेसी में 10 मार्क्स ले लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में 10 मार्क्स ले लेते हैं, तो ये 35 मार्क्स बन गए। देन यू नीड जस्ट 4 मार्क्स इन योर होल पेपर। सिर्फ आपको 4 मार्क्स चाहिए फ्रॉम योर होल पेपर। वो 5 मार्क्स 4 मार्क्स लेना मुश्किल नहीं है, यकीन माने। बट हमारे बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे इडियम्स के पीछे भाग रहे होंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के पीछे भाग रहे होंगे, हमारे बच्चे जो है वो एनालॉजी के पीछे भाग रहे होंगे, पंक्चुएशन के पीछे भाग रहे होंगे, नरेशन के पीछे भाग रहे होंगे, और पूरा साल यही करते रहेंगे। बट जो 70% मेन कॉन्क्रीट पार्ट है ऐसे का, उसको वो जो है वो अंडरमाइन कर रहे होते हैं। ठीक है जी। जी जी, प्रेसी पेपर पढ़ाते हैं जी। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे जो बच्चे नए हैं, यहाँ पे मैं उनको एक चीज़ दिखा देता हूँ ताकि उनको आइडिया हो जाए। ये देखें जी, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये सीएसएस स्पेशल एग्जाम का हमारा एक स्केड्यूल है। जनवरी 1 से एमपीटी का कोर्स इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं, जनवरी 7 से करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स, जनवरी 14 से इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, फैब 4 से इंग्लिश एसे, फिर फैब 5 और फैब 6 से इस्लामियात और जीएस इंशाल्लाह। ये हमारे कंपलसरी का है, और ऑप्शनल का भी इसी तरह एक स्केड्यूल है, वो भी आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। अगर इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं है तो आपका सवाल जो है वो कभी भी सही नहीं होगा। वोकैब के लिए क्या करना है? वोकैब के लिए 3 से 4 चीज़ें, जीआरई की वर्ड लिस्ट करें, सीएसएस के पास्ट पेपर्स करें, जितने भी पास्ट पेपर्स आपके सामने अवेलेबल हैं वो करें। अब तो बुक्स भी अवेलेबल हैं एमसीक्यूज के पास्ट पेपर्स की, वो करें। थर्ड लेवल के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो डॉन पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैगजीन पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ओपिनियन पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड आए उसको अपनी एक डायरी के ऊपर लिखते जाएं। तो अगर आप ये 3 चीज़ें करेंगे, आप कभी भी 15 नंबर से कम स्कोर नहीं करेंगे। ये आज आप कहीं पर भी किसी भी बुक के ऊपर ये चीज़ लिख कर रख लें, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जीआरई की वर्ड लिस्ट, पास्ट पेपर्स ऑफ इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, उसकी वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड लेवल के ऊपर जो भी आपको मुश्किल वर्ड लग रहा है, आपने अपने कॉपी के ऊपर लिखना है, उसका सिनोनिम, उसका एंटोनियम लिख लेना है। चाहे वो प्रेसी अटेम्प्ट करते हुए आपको कोई मुश्किल लग रहा है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करते हुए आपको कोई भी वर्ड की मीनिंग नहीं है, वो आपने लिख लेना है। तो एक तो जीआरई की वर्ड लिस्ट हो गई, पास्ट पेपर्स हो गए, और आपकी अपनी वोकैबुलरी डेवलप हो रही है जो आप डेली बेसिस के ऊपर लिखते हुए, पढ़ते हुए, जो भी आपके वर्ड है आप वो करेंगे। तो अगेन आपको जो है वो यहाँ पर, सर अगेन रिपीट कर दें काइंडली, किन पे फोकस होगा जी? 20 नंबर की वोकैबुलरी, 20 नंबर की प्रेसी, 20 नंबर की कॉम्प्रिहेंशन एंड 10 नंबर की ट्रांसलेशन। ये 70 मार्क्स है जिसके ऊपर आपने जो है फोकस करना है। बाकी ये करेक्ट द फॉलोइंग पंक्चुएशन, ये एक एक दो दो लेक्चर की मार है। अगर आप 2 लेक्चर, हमारे 10 से 15 20 रूल्स हैं, वो आप पढ़ लें, कभी भी आपकी जो है वो ये वाले सवाल गलत नहीं होंगे। करेक्शन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, या दूसरी, जब आप कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करते हैं ना, तब आपको चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि एग्जामिनर किस भी तरह, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल देके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो राइटर ने आपको सिविल सोसाइटी के बारे में बताया है कि सिविल सोसाइटी क्या होती है, क्या नहीं होती। अगर आप पहला क्वेश्चन पढ़ें यहाँ पर, तो लिखा है हाउ डज द ऑथर कैरेक्टराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी।
अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर जो राइटर ने सिविल सोसाइटी की डेफिनेशन लिखी हुई है ना, इस क्वेश्चन के आंसर में डेफिनेशन लिखकर आ जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू ऑथर सिविल सोसाइटी refers to the group of people gather at a particular location and exchange their ideas, ये लिख कर आ जाए। बट देखें यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर कैरेक्टराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल, सो ये नहीं बोला व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, उसने बोला किस तरह ऑथर ने सिविल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को कैरेक्टराइज किया है। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो ऑथर ने सिविल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को कैरेक्टराइज करने के लिए डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं। तो आपने ये लिखना था कि ऑथर कैरेक्टराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी बाय गिविंग द एग्जांपल, और जो एग्जांपल दी उसको फिर अपनी वर्डिंग में लिखना था। सिंपल एक एक क्वेश्चन की मैंने सिर्फ आपको ये बात बताई है कि किस तरह क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ना है, हाउ, वाई, व्हाट, वाई का ख्याल रखना है। ये नहीं कि जो चीज आया बस सिविल सोसाइटी नाम सुना उसकी डेफिनेशन लिख दे, ऐसा नहीं है। दैन जी क्या है, बिल्कुल अनम, आपके लिए यही सवाल है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें और जो है वो इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का जो है वो जवाब जो है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। सो जी बिल्कुल। अच्छा जी, पॉइंट्स टू रिमेंबर आपने क्या रखने हैं, क्योंकि अब सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। सोशियोलॉजी हमें जो है वो डिस्कस करने का अभी टाइम नहीं मिला, वरना हम सोशियोलॉजी को भी इंशाल्लाह डिस्कस करते कि सोशियोलॉजी के पेपर में नंबर क्यों कम आए लोगों के। लोग जो है वो जनरलाइज चीज़ों को लिखते हैं कि अगर पेपर में सवाल आए कि इब्न खल्दून की असाबिया और दरक़ैम की सोशल सॉलिडेरिटी को कंपेयर करें, तो आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, इब्न खल्दून के बारे में जो भी चीज़ें पता है वो लिख देंगे और दरक़ैम के बारे में जो भी चीज़ें पता है वो लिख देंगे। नहीं जी, उसने बताया कि इब्न खल्दून का जो असाबिया का कॉन्सेप्ट है उसको दरक़ैम के सोशल सॉलिडेरिटी के कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो कंपेयर करें, क्या बातें सेम है, क्योंकि असाबिया और मैकेनिकल सॉलिडेरिटी सेम है, असाबिया एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी डिफरेंट है। उसकी एग्जांपल्स के साथ आपने उसको प्रूव करना था। इसी तरीके से आपने काफ़ी चीज़ें भी लिखनी है, क्योंकि अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों का सोशियोलॉजी नहीं होगा, तो यहाँ पर सुमैया, अब आपका सोशियोलॉजी का आप देखें ना, मैंने जैसे आपको बताया है, जैसे ये सवाल इब्न खल्दून की असाबिया और दरक़ैम की सोशल सॉलिडेरिटी, अब मुझे नहीं पता आपने इस सवाल को किस तरह अटैम्प्ट किया है, या फिर अगर आप पहला वाला सवाल देखें कि डेविएंट बिहेवियर, उसमें सोशल कंट्रोल्स की वो बात कर रहा है, इनफॉर्मल और फॉर्मल सोशल कंट्रोल। फिर इसके अंदर आप क्रिटिकल एनालिसिस भी लिख सकते हैं, जिसमें आप रॉबर्ट मल्टन की स्ट्रेन थ्योरी को आप बता सकते हैं कि सिर्फ ये फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल की वजह से डेविएंट नहीं आता, ये सोसाइटी की स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस की वजह से भी डेविएंट बिहेवियर आता है। तो क्या ये सब चीज़ें आपने लिखी या नहीं लिखी, ये मुझे नहीं पता, बट इंशाल्लाह आपसे डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। एट द एंड में आपके क्वेश्चन भी लूंगा। लास्ट कुछ चीज़ें जी, पॉइंट्स टू रिमेंबर जो आप सब लोगों के लिए, वो बच्चे जो CSA 2023 में जा रहे हैं या वो बच्चे जो CSA 2023 की स्पेशल एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, कि प्रिपेयर एवरी टॉपिक थॉरोली। सबसे पहले आपने सिलेबस को पढ़ना है और उसका हर टॉपिक का जो टॉपिक है उसको थॉरोली और कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर इस तरह के पेपर आ गए, जिस तरह पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर दिखाया या सोशियोलॉजी का पेपर मैंने आपको दिखाया, फिर आप वहाँ पर अटक जाएंगे। यूजुअली ट्रेडिशनल में तो आपके पेपर निकल जाएगा, वहाँ पर कोई मसला नहीं होगा, बट पाकिस्तान सोशियोलॉजी के पेपर में आपका जो है वो फिर चीज़ें इस तरह के पेपर में रह जाएंगी। दूसरी चीज़ें, प्रायोरिटाइज इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन एट द टॉप लेवल, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज द मोस्ट these subjects, these two subjects, that is English essay and English Precis and Composition, इनको सबसे टॉप लेवल के ऊपर आपने रखना है, इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। नो मैटर व्हाट हैपेंस, ट्राई टू अटेम्प्ट इंग्लिश essay एवरी वीक और एटलीस्ट आफ्टर एवरी 10 डेज, हर वीक या हर 10 दिन के बाद एक essay अटेम्प्ट करके चेक करवाएं। एटलीस्ट हफ्ते में 2 प्रेसिस ज़रूर अटेम्प्ट करें, 2 कॉम्प्रिहेंशन ज़रूर अटेम्प्ट करें और उसको चेक करवाएं। कंसल्ट एटलीस्ट 1 रिकमेंडेड बुक ऑफ FPSC FP, कोई भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें एक रिकमेंडेड बुक से ज़रूर पढ़ें। आंसर द क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर इंस्टेड ऑफ गिविंग जनरलाइज्ड आंसर्स, जिसको मैं पाकिस्तान अफेयर्स में बड़ी अच्छी तरीके से बता चुका हूं कि जनरलाइज आंसर्स नहीं देने, जो भी पूछा गया है उसका आंसर करना है। राइटिंग प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन मेक अ डिफरेंट, ये मैं आपको बता चुका हूं कि 50% आपकी तैयारी है और 50% चीज़ें ये हैं। असेसमेंट एंड एवोल्यूशन बिफोर द एग्जाम इज की, एक मॉक एग्जाम से देने से नहीं होगा। खासतौर पर इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन और ऐसे असेसमेंट और एवोल्यूशन जरूर कराएं, इसके ऊपर फोकस रखें। इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड काइंडली
टेक इट सीरियसली। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर अब आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली जो है वो मुझसे पूछिए। सर कुछ टॉपिक बता दें एट दिस टाइम। मैंने आपको जवेरिया बताया तो कि ट्रेडिशनल टॉपिक्स में थीम्स में डेमोक्रेसी, एजुकेशन और जेंडर बेस, और फिर कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स में मैंने पूरी आपको एक लिस्ट बताई। अगर आपने पीछे बातें सुनी होंगी जिसमें ग्लोबल फूड क्राइसिस की बात की, फ्लड्स मैनेजमेंट, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, साइबर सिक्योरिटी की बात की, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की बात की, इतने सारे थीम्स तो मैंने बता दिए। Sir, what do you consider was a good source in 2022 sociology? Good score. 42 was a good score. मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो बच्चे जिनकी सोशोलॉजी बहुत अच्छी थी, 40 से लेके 45 तक was an excellent score। ठीक है जी, बिल्कुल सही लिखा है आपने। सुमैया ने पूरी यहाँ पे लिस्ट आपको बना के दे दी है। ठीक है जी, ग्लोबल फूड क्राइसिस, फूड इनसिक्योरिटी, रशिया यूक्रेन, क्लाइमेट चेंज, पैराडाइम शिफ्ट, मीडिया एंड डेमोक्रेसी, साइबर सिक्योरिटी, ग्लोबलाइजेशन, एआई, आईटी की जगह साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मुझे अभी नजर आए। इसमें ग्लोबलाइजेशन वाला भी अगर आप टॉपिक ऐड कर लें तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और क्या है जी सर, सोशोलॉजी अकॉर्डिंग टू माय लेवल। सर प्लीज डिस्कस सोशोलॉजी। मैंने बट थॉरली प्रिपेयर किया था, मेरा स्कोर 38 मार्क्स आया। अगेन 38 मार्क्स वाज अ गुड स्कोर एज फार एज 2022 पेपर्स कंसर्न। और कोई सवाल जी? सर अगर नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है जी हमजा, अगर आप टाइम नहीं है आपके पास और आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो उन 3 क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिलेंगे, और अगर वो 33 से ज़्यादा हो तो आप वो पेपर पास कर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो आप फेल हो जाएंगे, कहीं पर ऐसी चीज़ नहीं है। मैंने काफ़ी दफ़ा 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और मैंने अच्छा भी, मेरा काफ़ी पेपरों में स्कोर आया है, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। अच्छा आप एक और 2 चीज़ें यहाँ पे मैं, सर मैंने ऐसे में कंक्लूजन छोड़ दिया था टाइम की वजह से, एंड स्टिल मार्क 38 आया ना। आपने अपने साथ जुल्म किया। अगर आप कंक्लूजन भी लिख लेती और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेती तो आज आप शायद इंग्लिश ऐसे पास कर चुकी होती। ठीक है जी, 2-3 चीज़ें मैंने आपको बतानी है। एक तो हमारी 2023 की जो पेपर होने वाला है Feb 1 से, उसकी एक लास्ट सुपर क्लास है जो हमारी 29 दिसंबर से स्टार्ट है, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस को पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को पढ़ेंगे, CPEC 2.0, पाक यूएस रिलेशंस, पाक चाइना रिलेशन एंड पाक रशिया रिलेशंस को पढ़ेंगे। तो इसमें जिसको ऐड करना हो, इसकी जस्ट 1500 रुपीज़ फीस है। 4 से 5 दिन की वर्कशॉप है, तो इसमें जिसने भी आना है अगेन वेलकम। फिर दूसरी चीज़ जो हमारा आप सबको पता होगा, CSS 2023 का जो स्पेशल एग्जाम का जो पेपर है वो हमारा अगेन दिसंबर 30 से फ्री ओरिएंटेशन सेशन है। वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, एक फ्री ओरिएंटेशन सेशन होगा, और फिर उसके बाद से मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कोर्सेज जो है वो हमारे किस तरह स्टार्ट होंगे। जनवरी 7 से करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स, जनवरी 14 से इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, फरवरी 4 से इंग्लिश ऐसे, फरवरी 5 और फरवरी 6 से ये तमाम चीज़ें। जी बिल्कुल जवेरिया, और इंशाल्लाह और लाइव ऑनलाइन सेशंस होते हैं, और फिर आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती है, ताकि अगर आपकी स्केड्यूल की वजह से, बिजी स्केड्यूल की वजह से अगर आप क्लास मिस भी कर जाएं तो आप इसमें बाद में जो है वो इसको पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। निदा का आखिरी सवाल है, इसका जवाब देता हूँ। सर व्हाट इज विल बी द लेंथ ऑफ द एसे? 25 to 30 पैराग्राफ इज कंसीडर्ड एज अ क्वाइट गुड लेंथ एज फार एज इंग्लिश एसे से। 25 से 30 पैराग्राफ्स अगर आपके हैं तो एक अच्छी लेंथ ये चीज़ कहलाती है। ठीक है जी, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। इंशाल्लाह वी विल मीट इन इंग्लिश सुपर क्लास, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स की सुपर क्लास है दिसंबर 29 को। इंशाल्लाह आपको उससे मुलाकात होती है, ज़रूर इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS 2023 के लिए, जो कि फैब में एग्जाम है, और जो CSS 2023 के स्पेशल एग्जाम के बच्चे हैं वो फिर जनवरी 7 से करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का जो प्रॉपर सेशन है उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।